भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की जड़ में राजनीतिक दल हैं। भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस समस्या की जड़ में हैं। कैसे, ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, और यहाँ पर वकील साहब होंगे, मैंने देखा है कई लोगों के आगे पर्चियाँ कुछ आई हैं जिनमें एडवोकेट लिखा हुआ है, यहाँ कुछ प्रोफेसर भी होंगे, और नौजवान तो सारे ही इंटरनेट को सर्फ करते होंगे। आप अभी यहाँ से लौट के देखिएगा, भारत का संविधान जो पुस्तक है उसके पन्ने खोलिए और उसमें तलाशिए कि क्या कहीं उसमें राजनीतिक दल शब्द है, पॉलिटिकल पार्टी वर्ड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये आपको बताता हूँ। जब भारत में संविधान बनाया गया, उस संविधान में हिंदुस्तान में कैसे राज चलेगा इसकी कल्पना की गई। संविधान में लिखा है देश का शासन संसद चलाएगी, लोकसभा चलाएगी। और लोकसभा में कौन लोग चुन के जाएंगे? लोकसभा में चूंकि जनतंत्र आ गया है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे। ध्यान दीजिए, शब्द के ऊपर, अदालत में शब्दों के ऊपर ही फैसला होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राजनीतिक दलों के या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में जाएंगे। लेकिन सन 52 में जब चुनाव हुआ, जनता के प्रतिनिधि नहीं गए, पार्टियों के प्रतिनिधि गए लोकसभा में। और अन्ना का ये कहना है कि वो जो चूक हुई 1952 में, हम आज़ादी के नशे के खुमारी में थे, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और राजनीतिक दलों ने हिंदुस्तान की संसद के ऊपर कब्जा कर लिया। और उस कब्जे का नतीजा ये निकला, हर साल 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, जितने साल गुजरते गए देश में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, शिक्षा व्यवस्था समाप्त होती गई, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म होती गई। क्यों? यही अन्ना जवाब देते हैं। इसलिए चूंकि हिंदुस्तान का राज्य हिंदुस्तान के लोगों के, जनता के हाथ में नहीं है, पार्टियों के हाथ में। और ये पार्टियां आज माफिया बन गई। ये पार्टियां माफिया की तरह व्यवहार करती हैं। अभी अपने कार्यकर्ताओं को भी दलाल से कम नहीं समझती। टिकट देने में पहले उनके बेटे, बेटी, बीवी, उसके आगे बढ़े तो भाई, भतीजा, उसके आगे बढ़े तो नौकर और ड्राइवर, और फिर उसके आगे वो टिकटें बिकती हैं। जो कार्यकर्ता अपने मंत्री के पास, एमएलए के पास, विधायक के पास किसी को लेके नहीं जाता जिससे उन्हें 10-20 हज़ार की आमदनी होने की आशा हो, उस कार्यकर्ता के लिए घर के दरवाजे नहीं खुलते। दोस्तों, अन्ना का कहना है कि इसलिए ये जो राजनीतिक दलों ने देश के किस्मत के ऊपर कब्जा कर रखा है, उस कब्जे ने हमारे लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की कोई सीमा ही नहीं छोड़ी है हमारे जीने के लिए। और इन्होंने भ्रष्टाचार सिर्फ आज नहीं किया है, इन्होंने भविष्य के भ्रष्टाचार का प्रबंध भी कर लिया है। हिंदुस्तान में खाद्य सुरक्षा बिल जो आने वाला है, 1,36,000 करोड़ का, जनरल साहब कहते हैं 3 लाख से 3 लाख हजार करोड़ से ज्यादा का वो है। मैं कहता हूँ 1,36,000 करोड़ जिसे सरकार कह रही है, वो गेहूं हिंदुस्तान का नहीं खरीदा जाने वाला है। वो गेहूं भी विदेशों से आने वाला है, जो यहाँ 1 रुपये या 2 रुपये किलो दिया जाएगा। मतलब जिस गेहूं की कीमत ही उतनी नहीं है, तो विदेश में वो कमीशन लेकर के वो गेहूं खरीदा जाएगा जो सुअर भी नहीं खाते। वो हिंदुस्तान के गरीब को देने की साजिश इन सरकारों ने की है। आपको याद होगा, यहाँ जो थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें याद होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ऐसा ही गेहूं अमेरिका ने हमको दिया था। तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था
कि देश के लोगों अपना स्वाभिमान गिरवी मत रखो, सर ऊंचा करके जियो, और सारे देश से कहा था कि एक समय उपवास रखो, और इस देश ने महीनों उपवास रखा था, महीनों। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी जैसे दिखने वाले, जैसे आदर्श पे प्रेरित हमारे विचार अन्ना हजारे हैं, और वो अन्ना जी कह रहे हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की जड़ राजनीतिक दलों के भीतर है, इसलिए इस देश को राजनीतिक दलों से आजाद कराना पड़ेगा। अन्ना कहते हैं ऐसी संसद को बदलना है, ऐसी संसद को हटाना है, दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है जो राजनीतिक दलों से हमें मुक्ति दे, ताकि हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को समाप्त कर सकें और जनता का शासन ला सकें और संपूर्ण व्यवस्था बदल सकें। वो व्यवस्था जिसका फैसला दिल्ली से या भोपाल से होता है, वहां से नहीं, बल्कि जिसका फैसला हमारे गांव से होता है, वहां से फैसला होना चाहिए। इसके लिए अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। ये देश किसी शख्सियत के साथ फोटो खिंचाने से नहीं चलता। ये देश चलता है देश के लिए काम करने से। ये देश चलता है अपने मन के अंदर एक ऐसी अलग जगाने से कि मेरे लिए मेरा देश और मेरे देश का हित सर्वोपरि है। अगर ये आपके मन में भावना आ गई तो उस दिन हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस देश की भलाई के लिए। और मैं ये खाली किसी राजनेता की तरह नहीं बात कर रहा हूं जो आपको आकर कहेंगे कि आपको एक मखमल की सड़क बनवा देंगे, आपकी छत सोने की करवा देंगे, आपके लिए बड़ी गाड़ी ला देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर आप इकट्ठे हो जाएं, अगर आप जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने बांटो और शासन करने की नीतियां इतनी शातिर बना ली हैं कि हमको जब आए धर्म पर, जाति पर, वर्ग पर, भाषा पर, सब चीजों के ऊपर बांटकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अगर ये आप समझ जाएं कि आपने बचना नहीं है तो भाइयों और बहनों, आप इस देश की तकदीर बदल सकते हैं। मुझे कोई शक नहीं है इसमें, बशर्ते कि आप इसको अपने मन में बैठाएं। लेकिन होता क्या है, हम नारे लगाते हैं, कुछ देर के लिए हम बातें सुनते हैं, उसके बाद फिर हम देखने लगते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल आएगा, कौन हमको बिल्ला देगा, कौन हमको पैसा देगा, कौन हमको खाना खिलाएगा, कौन हमारे वर्ग और समुदाय की बात करेगा, कौन हमको कहेगा कि अगले 5 साल में हम तुम्हारा भला कर देंगे। और उसके बाद हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर 5 साल तक उनको कोसते हैं। ऐसे ही होता है, ये वास्तविकता है। और जितनी जल्दी आप इस वास्तविकता को पहचानेंगे उतना ही आप सजग हो जाएंगे कि आपने आगे के लिए अगर अपना भविष्य सुधारना है, अपना और अपने बच्चों का भविष्य, आगे आने वाली पुश्तों का भविष्य, अगर आपको उसकी चिंता है, अगर आपको चिंता नहीं है, आप हिमालय की किसी गुफा के अंदर सिर्फ चिंतन करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चीज को समझ जाइए। क्योंकि आप जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। आज देश की हालत इतनी खराब क्यों है? इसीलिए कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को आगे भेजा है जिनको हमारी चिंता नहीं है, अपने स्वार्थ की चिंता है। देश की चिंता नहीं होगी, देश चाहे भाड़ में चला जाए,
उनको चिंता है कि किस तरीके से पैसा बटोरा जाए, विदेशी बैंकों में जमा कराया जाए, ताकि जिस दिन यहां से उनको भागने का मौका मिले वो चुपचाप निकल जाए। ऐसा चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से जिंदगी चलती रहे? नहीं। क्या आपके मन में परिवर्तन की चाह है कि नहीं? है कि नहीं? अगर है तो आज अपने मन के अंदर एक निश्चय करिए कि हमने असली जनतंत्र लाने के लिए, असली प्रजातंत्र लाने के लिए संगठित होकर अपनी शक्ति पहचानी। संगठन की शक्ति को मुझसे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि 42 साल भारतीय सेना में रहने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतीय सेना हर काम को बखूबी करती है, चाहे उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे असम के बाढ़ हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज की सिचुएशन आपको सहन है? तो करिए कुछ। और वो मैंने आपको बताया कि क्या करना है। कोई हिंसा की जरूरत नहीं है हमें, वो ताकत हमारे हाथ में है। और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेंगे तो मानकर चलिए सब राजनेता, वैसे भी चुनाव के टाइम आपके पास आकर पैर छूते हैं, वो 5 साल तक भी आपके पैर छूते हैं, क्योंकि वो आपकी ताकत है। एक हास्य कवि हुए थे काका हाथरसी, नाम सुना? हाथ उठाइए जिसने नाम सुना। एक उन्होंने कविता लिखी थी, 6 बोलो बेईमान की। उसकी 3 पंक्तियां आपको बताता हूं। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौवा करे किलोल। आज की भी सिचुएशन यही है। प्रजातंत्र के पेड़ पर कौवा करे किलोल, टेप रिकॉर्डर में भर लिए चमगादड़ के बोल, नित्य योजनाएं बन रही जन जन के कल्याण की, जय बोलो बेईमान की। ये जितनी योजनाएं बनती है आपके लिए, पीछे कोई बेईमानी होती है, कोई आपके फायदे को देख के नहीं योजना बनती। अगर आपको अपने फायदे की योजनाएं बनवानी है तो आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो आपके अंदर से है, जिनके अंदर देश और समाज सेवा का भाव है, जो अपने स्वार्थ के लिए आगे नहीं जाना चाहते बल्कि आपके लिए काम करना चाहते हैं, और जो आपको ये कहें कि अगर हमने अपने क्षेत्र में हर नागरिक के लिए काम नहीं किया तो हमको कान पकड़कर वापस ले आए। अगर कोई आपके अंदर ऐसा आदमी है उसको चुन लीजिए, और जिस दिन आप ऐसे आदमी को चुन लेंगे, आपके अंदर बहुत है, उस दिन ये जनतंत्र सही रूप में बदल जाएगा। ये आपने करना है, मैंने नहीं करना, क्योंकि जनता ही इस देश की मालिक है, ये मानकर चलिए। ये हमारा संविधान कहता है, और सरकार के कई दायित्व दिए गए हैं। अगर सरकार उनको पूरा नहीं करती है तो उसको सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसको भी मानकर चलिए। तो आगे और ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, एक बार फिर मैं आपका आह्वान करूंगा कि जो मैंने आज आपको बोला है, प्रण करने के लिए, निश्चय करने के लिए अपने मन के अंदर बैठा लीजिए। और खासकर युवा वर्ग, आपके अंदर से जो पहली बार वोट देंगे और जो दूसरी बार वोट देंगे इस साल या अगले साल, जब भी इलेक्शन होते हैं, उनकी संख्या इतनी है कि आप जिसको लाना चाहो ला सकते हो, जिसको उखाड़ कर फेंकना चाहो फेंक सकते हो। आप जानते हैं जन लोकपाल की लड़ाई 2 साल से चल रही है, और हमारे ऐसे धारणा है कि हमारा जो ड्राफ्ट बना है उसके मुताबिक जब लोकपाल अगर आता तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा।
इसलिए हम लोग काम के लिए हम लोग ड्राफ्ट बना भारत सरकार को दिया, लेकिन भारत सरकार ने वो ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया, अपना सरकार का निकम्मा ड्राफ्ट बनाया जो कचरा का टोकरे में डालने वाला। तो हम उनको कहे कि भाई जनतंत्र में कानून तो बनते हैं लोकसभा और विधानसभा, कानून बनते हैं विधानसभा लोकसभा में, लेकिन कानून का ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया जनता का सहयोग लेकर होना चाहिए। ये है जनतंत्र। आपको पता है कपिल सिब्बल का नाम कभी सुना है? सुना है। तो हमारे कपिल सिब्बल क्या कहने लगे, बाहर के लोगों को हम क्यों बुलाना चुनाव बनाने के लिए, बाहर के लोगों को। तो फिर हमें कहना पड़ा, अरे आप बाहर के बोलते हैं, वो आपके मालिक है ना। हाँ, वो मालिक है, मालिक ने आप सेवकों को भेजा होगा, वो आपके मालिक है सब, जनता आप सेवक है, और उनको आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को। तब जाकर थोड़ी लाइट जगी और जॉइंट कमेटी निर्माण हुई, 5 मंत्री, 5 हमारे लोग, 3 महीना मीटिंग चली, 3 महीना हमारे ड्राफ्ट पर। और अचानक से पलटी आई, नहीं हम लोग ये आपके ड्राफ्ट पर फैसला नहीं करेंगे, कैबिनेट के सामने ले। हम बोले अगर कैबिनेट के सामने जाना तो मीटिंग क्यों बुलाया, ये कमेटी क्यों बनाया? कहने का मतलब है कि कैसी धोखाधड़ी होती है, इसका उदाहरण है। आपने कमेटी क्यों बनाया? बाद में हम बोले चलो कैबिनेट के सामने लेकर जाना चाहिए, करवाने। कैबिनेट के सामने गए, फिर भी वो सरकारी निकम्मा ड्राफ्ट लेकर गए, हमारा ड्राफ्ट लेकर गए नहीं। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गए, उधर भी हमारा ड्राफ्ट गया नहीं, जनता का ड्राफ्ट, तो अपना ड्राफ्ट लेकर गए। संसद में गया, संसद में भी अपना ड्राफ्ट लेकर गए, जनता का ड्राफ्ट लेकर गए। फिर मैं सोचा अब इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, मुझे अनशन करना है, जगह दिखाओ। जगह नहीं दिखा। 16 तारीख को मेरा अनशन होना था, 15 तारीख तक कहीं जगह ही नहीं दिखा। धोखाधड़ी कैसे होती है देखो, 15 तारीख तक जगह नहीं दिखा। तो हमने सोचा कि चलो जेल में तो जगह मिलेगी, नहीं कहीं देते तो मैं तय किया कि जयप्रकाश गार्डन में बैठेंगे, उठाकर ले जाए। लेकिन 16 तारीख को सवेरे 6 बजे 2 पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ गई और मुझे घर से उठा दिया पुलिस लोगों ने। मैं बोला अरे हमारा क्या कसूर है वो तो बताओ, कोई कानून नियम है कि नहीं, हमारा क्या कसूर है वो बताओ, लेकर जाओ करवाने। मैं तो जेल में जाना अलंकार मानता हूँ मेरा, मैं तो कई बार जेल में गया है, लेकिन किस लिए लेकर जा रहे हैं वो तो बताओ। बोले शांतता का भंग होगा। मैं बोला 30 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, कभी शांतता भंग मैंने किया नहीं। बोला अभी इस टाइम होने वाले। मैं बोला क्या साक्षात्कार हुआ? फिर मैं उनको बताया चलो आपकी इच्छा है ना, लेकर जाओ। कोर्ट के सामने खड़ा किया, कोर्ट ने पूछा जमानत देंगे? मैं बोला नहीं दूंगा, मैं जेल पसंद करता हूँ, जमानत नहीं दूंगा। फिर मुझे तिहाड़ जेल में भेजा, तिहाड़ जेल। शाम को 4:30 बजे जेल में पहुँच गए।
जेल में जाने के बाद कैदी का कपड़ा दिया, बिछाने के चादर कैदी के लिए। तो 5 बजे मैं थोड़ा चादर बिछाया, बोला थोड़ा आराम करेंगे, दिन भर थकावट आ गई। इतने में फिर से पुलिस के ऑफिसरों की गाड़ी आ गई और कहने लगी आपकी सजा माफ हो गई। मैं बोला अरे सिर्फ 1.5 घंटा हो गया जेल में आकर, और 1.5 घंटे के अंदर मेरी सजा कैसे माफ हो गई, सजा कैसे माफ हो गई, क्या हुआ? मैं बोला ऊपर से आदेश आ गया। मैं बोला मैं तो जेल के बाहर नहीं जाऊंगा, अभी मुझे जेल में रहना है, मैं जेल के बाहर नहीं जाऊंगा। मैं बोला ये सरकार है या बने का दुकान है? कभी दिल में आया तब अटक करो, दिल में आया तब छोड़ो। मैं बोला मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर। बोले हमारे DIG के पास चलो। मैं बोला चलो, गए DIG साहब के पास। DIG साहब भी कहने लगे आप जेल से बाहर आ गए, अभी फिर जेल में नहीं जा सकते। अरे मैं बोला आपसे बात करने के लिए बुलाया ना, आप भी वही कह रहे हैं। फिर मैं उनको बताया DIG को कि मैं अगर जेल में नहीं जा सकता तो जेल के बाहर भी नहीं जा सकता, आपके दफ्तर में बैठूंगा, इधर दफ्तर में मेरा आंदोलन शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है नीयत साफ न होने के कारण कैसे होता देखो, नीयत साफ नहीं। फिर 3 दिन मैं दफ्तर में रहा DIG के, दूसर कुछ नहीं, दफ्तर में बैठा, उधर ही अनशन किया। प्लान क्या था, बाबा रामदेव को रात को 1 बजे महिलाओं पर लाठी चलाई, बाबा रामदेव को प्लेन में बिठाया और हरिद्वार लेकर गए। वही प्लान मेरे बारे में था, अन्ना को अटक करना, जेल में डालना और कहना कि अभी आपकी सजा माफ हो गई, आपको जहाँ से लाए उधर छोड़ देते हैं, गाड़ी में बिठाना और गाड़ी सीधा एयरपोर्ट। एयरफोर्स का प्लेन रेडी रखा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, प्लेन में बिठाना और सीधा पूना लेकर जाना, पूना से भंडारगढ़। 12 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मंत्री को भेजा कि हम जेल लोकपाल लाते हैं, आप अनशन ढूंढिए। मैं बोला पहले 3 मुद्दे लाओ, एक जनता के समझ, हर राज्य में लोकायुक्त और प्लस 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोकपाल के जाएगा। ये 3 बातें लाओ तब मैं अनशन छोड़ता हूँ। उसी दिन रात को 1 बजे संसद बैठ गई, 1 बजे, और चर्चा हो गई। 1 बजे संसद हो गई, बैठ गई, रात को 1 बजे संसद में चर्चा हो गई, तीनों मुद्दे पास किए, रेजोल्यूशन पास किए। और दूसरे दिन पंत प्रधान जी ने फिर से मंत्री को भेजा कि हम रेजोल्यूशन पास किया, जल्दी से जल्दी लोकपाल लाएंगे। लेकिन आगे देखिए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक जन लोकपाल कानून नहीं लाए। किस पर विश्वास करना? संसद में रेजोल्यूशन हो जाता, पंत प्रधान लिख कर देते हैं अपने सही से और जनता को धोखाधड़ी करते हैं। 120 करोड़ जनता को धोखाधड़ी होती है, धोखाधड़ी हो। अभी मैं तय किया लोगों को जगा रहा हूँ, पूरे देश में घूमूंगा, कम से कम 120 करोड़ जनता जाग जाएगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कुंभकर्ण बनकर सोते जाग नहीं आते। लेकिन 6 करोड़ लोगों को मैं जगाऊंगा, 6 करोड़ देश के। इंकलाब!